हो गया, वो पोर्शन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया कंप्लीट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सर बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया। हाँ सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। हो गया ना? ओके चलो, डन डन, चलो कोई बात नहीं, वहां से स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे वहां से जहां पे आपने बोला है, राइट। चलो, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है एक्चुअली, उसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, राइट। देखो यहां पे एक ऐसी सिस्टम है, ये रही, ये एक सिस्टम ऐसी है जिसके अंदर मैक्सिमम 4 ऑब्जेक्ट्स आ सकती है, यानी यहां पे नॉट मैक्सिमम बट यहां पे 4 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4, राइट। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एंटर करूंगा, अगर मैं एक ऐसे सिस्टम डेवलप करता हूं कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट को एंटर करूंगा और 2 ऑब्जेक्ट बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो क्या ये सिस्टम लॉन्ग टाइम तक चल सकता है? यस और नो? नो सर। व्हाई? क्योंकि सर फिर अंदर का कंटेंट खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, गुड। चलो, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां पे 2 ऑब्जेक्ट एंटर करता हूं और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बाहर जाती है, यहां पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर जाती है, एक ही ऑब्जेक्ट, राइट, एक ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ही बाहर जाती है, तो क्या ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा? नो सर। क्यों? सर क्योंकि अंदर ज्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अंदर ज्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अगर ये बढ़ता जाएगा तो इसकी कुछ कैपेसिटी है, उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ नहीं सकते। बट अगर मैं ऐसे सिस्टम डेवलप करूं कि एक ऑब्जेक्ट अंदर जाए और एक ऑब्जेक्ट बाहर निकले, तो क्या इसमें कंटिन्यूटी रहेगी या नहीं रहेगी? यस सर। यस सर, रहेगी। यस और नो? बस यही होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके पास यहां पे एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये रहा, राइट। यहां से कुछ मास अंदर जाता है और यहां से उतना ही मास बाहर आता है, ये आपने देखा था। तो अगर मास अंदर जाता है तो उसको मैं m1 बोलूं, जो बाहर आता है वो m2। तो अगर कंटिन्यूटी हो तो ये दोनों इक्वल ही रहना चाहिए, ये ऐसा हमने देखा था, याद हो तो आपको। अच्छा, मास मतलब हमने बोला था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास मतलब हमने क्या बोला था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मैं टी टाइम की बात करूं, बहुत ही छोटे टाइम टी टाइम की बात करूं, तो यहां से जो फ्लूइड पार्टिकल्स आते हैं वो यहां पे पहुंचते हैं और यहां पे वेलोसिटी है v1 और ये क्रॉस सेक्शन है a1। तो ये छोटे से सिलेंडर, ये सिलेंडर की लेंथ क्या आएगी, v1 इंटू टी। यस और नो? यस सर। गॉट इट? Yes. देखो यहां से फ्लूइड पार्टिकल यहां से यहां जाते हैं, तो यहां से यहां कितने टाइम में, बहुत ही छोटे टाइम में, टी टाइम में, तो वहां पे वेलोसिटी क्या है, v1। तो ये सिलेंडर की लेंथ क्या होगी, v1 इंटू टी। अच्छा, मास मतलब हमको पता, अच्छा वैसे ही मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे छोटे से टी टाइम में मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएंगे और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है और एरिया क्या है, सपोज a2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v2t। गुड, v2t, राइट। अच्छा, तो मास मैंने बोला सेम है, मास मतलब हमको पता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पे वॉल्यूम में लेता हूं v1, डेंसिटी ρ1, यहाँ पे वॉल्यूम में लेता हूं v2, डेंसिटी ρ2। बेटा वॉल्यूम मतलब हमको पता है एरिया इनटू लेंथ, यस और नो? यस सर।
अच्छा, Yes, तो sir. V का आंसर A1, ये यहाँ पे लेंथ कितनी है V1 इंटू टी, A1 V1 इंटू टी हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, ये sir. होगा A1 V1 T रो 1, और सिमिलरली V2 क्या होगा, A2 V2 T रो 2, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, बोलते रहो, आप बातें करते रहो तो अच्छा लगेगा। ये टी टी कैंसिल हो गया, यानी हम ऐसा बोल सकते A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो 2, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. हाँ, अगर यहाँ पे जो लिक्विड है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, अगर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है तो क्या होगा? अगर ये जो लिक्विड है ये इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है तो क्या होगा? यानी इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड मतलब ये लिक्विड के ये लिक्विड या फ्लूइड के पार्टिकल्स है, आप ना तो इसमें एक्सटेंशन कर सकते हो, ना तो इसके ऊपर कोई कंप्रेशन कर सकते हो, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो रो 1 इज सेम एज रो 2, चलेगा ना? तो रो 1 रो 2 कैंसिल हो गया, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि A इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो यानी इसको हमने बोला था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन, देखो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होगा, अगर कोई क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो वहां से जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर क्रॉस सेक्शन छोटा होगा तो वहां से जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यस और नो? Sir, can you repeat the statement, please? सी इफ A is more then V is less, क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा वेलोसिटी कम, Yes. इफ A is less then V is more, गॉट इट? Yes, sir. Absolutely. Well- Thank you, sir. ओके अच्छा, यानी ये A इंटू वी क्या है? A इंटू वी को हम बोलते हैं या तो रेट ऑफ फ्लो या तो हम इसको बोलेंगे वॉल्यूम फ्लक्स। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होता ये वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है। वॉल्यूम फ्लक्स मतलब वॉल्यूम पासिंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पासिंग थ्रू द गिवन पोर्शन पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी अगर आपके पास ऐसी कोई पाइप है तो जितना टाइम में जितना वॉल्यूम अंदर आता है उतने ही टाइम में उतना ही वॉल्यूम बाहर जाना चाहिए, तो ही ये कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, गॉट इट? Yes, sir. बाकी सब बच्चे बेटा Yes, sir. Absolutely. Thank you. ओके? Yes, sir. ओके, आपने बोला है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, इसमें कोई डाउट? पक्का? अगर आपको डाउट नहीं है तो थंब रेज कर दो आप लोग, तो मुझे पता चले कि मुझे आगे जाना है कि वहां पे खड़ा रहना है और समझाना है आपको, चलेगा? बाकी स्टूडेंट? ओके, हाँ सर, वॉल्यूम फ्लक्स नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। वॉल्यूम फ्लक्स मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पासिंग थ्रू द गिवन पोर्शन पर यूनिट टाइम। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये पाइप में एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना लिक्विड एंटर हुआ तो एक सेकंड में उसके दूसरे एंड में से भी 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना लिक्विड बाहर आना चाहिए, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। फिर से मैं आपको एक बार और मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला से समझा देता हूं वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है। देखो,
बेटा वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। यस और नो? अच्छा, sir. अब मैं A इंटू वी की बात करूं, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब, और वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, देखो दोनों का यूनिट सेम आ गया, मतलब कि A इंटू वी इज सेम एज अ वॉल्यूम फ्लक्स। गॉट इट? Yes, sir. पक्का? सर इधर एक मीटर ज्यादा नहीं हो जाएगा? सॉरी, नहीं नहीं, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड, यानी मीटर क्यूब पर सेकंड। चलेगा? यस बिकॉज एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, दैट इज माय मिस्टेक, यानी वो मुझे स्क्वायर रखना चाहिए, क्यूब नहीं रखना चाहिए। चलेगा? यस सर। उसमें क्या होता है देखो, आपका लेक्चर होता है, आपका कुछ अलग टॉपिक है, दूसरी बैच का लेक्चर होता है, 12th वालों का लेक्चर होता है, तो क्या होता है सब मिक्स हो जाता है, तो कभी कभी यार आदमी से मिस्टेक हो जाती है, सही में ना? क्योंकि अगर हमसे मिस्टेक नहीं होगी तो किससे मिस्टेक होगी? मशीन थोड़ी ना है। अगर मशीन होते तो हैंग हो जाते, बट हमको तो कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता है। आप लोग भी क्या है कि ये लॉकडाउन के अंदर, ये लॉकडाउन इतना बड़ा हुआ, सब लोग घर पे बैठे थे, हम लोग घर पे पढ़ा रहे थे, आप लोग घर पे पढ़ रहे थे, हम लोगों ने तो अपना काम बंद नहीं किया, ठीक है ना? तो यानी ये जो होता है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पता चला बेटा आपको? यस सर। पक्का ना? ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। ओके, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, प्रिंसिपल, अच्छा बर्नौलीज प्रिंसिपल, एक्चुअली मैं प्रिंसिपल लिखता हूं, फिर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम दूंगा, फिर उसके बाद हम उसका डेरिवेशन करेंगे। देखो पहले मैं प्रिंसिपल लिखता हूं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उनका जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। देखो ये प्रिंसिपल है। पीई मतलब प्रेशर एनर्जी, ये क्या है बेटा? एक्चुअली प्रेशर एनर्जी, ये जो है इट इज अ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ओके, प्रेशर एनर्जी का मीनिंग क्या होता है भाई? कोई भी चीज पे आप प्रेशर लगा दो, यहां पे आपने कुछ प्रेशर लगाया तो मतलब आपने कुछ एनर्जी लगाई, तो प्रेशर इज अ टर्म रिलेटेड टू एनर्जी। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब देखो इसका एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेरे पास 2 पेजेस है भाई, दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब देखो मैं बीच में से एक फूंक मार रहा हूं, देखो ये पेजेस से पैरेलल है अभी, देखो यहां पे, अब मैं फूंक मार रहा हूं, देखो फूंक मारता हूं तो क्या होता है? दोनों के बीच में फूंक मारता हूं तो दोनों पेजेस चिपक जाते हैं। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब क्यों चिपक जाता है? बस यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है, यही हमें पढ़ना है। देखो कितना इजी है, यही पढ़ना है। एक्चुअली मैंने क्या किया मैं आपको बताऊं, कि मैंने फूंक मारी हॉरिजॉन्टली। यस और नो? मतलब Yes, sir. कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, हॉरिजॉन्टली यानी h कांस्टेंट है, यानी ये टर्म कांस्टेंट है। सर एक बार रिपीट करो ना वापस से। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास नहीं ये समझ में आ गया, आपने जो अभी स्टेटमेंट बोला है। अच्छा मैं क्या बोला, मैंने फूंक ऐसे मारी, ऐसे सामने,
यस कि नो? यानी उसकी Yes. जो हाइट होगी, यानी ये हाइट होगी, वो हाइट कांस्टेंट होगी, वो जो एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे ही निकलेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, यानी हाइट कांस्टेंट होगी। Yes sir. हाँ अगर समझ हाइट कांस्टेंट है तो mgh भी कांस्टेंट होगा। ये पोर्शन कांस्टेंट है। अभी हम डिराइव नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाता हूं। ये पोर्शन कांस्टेंट है। अब मैंने फूंक मारी तो क्या हुआ? एयर मॉलिक्यूल को मैंने वेलोसिटी दी, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो यानी वेलोसिटी दी, यानी वेलोसिटी बढ़ी। अगर वेलोसिटी बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, यस और नो? Yes, sir. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ई का आंसर, टोटल एनर्जी का आंसर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, यस और नो? Yes, sir. यानी एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी कम होनी चाहिए, यस की नो? Yes, sir. तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो यहाँ पे ये प्रेशर एनर्जी कम होगी, तभी ये टर्म कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्रेशर जो होगा वो प्रेशर डिक्रीज होगा, यस और नो? पता चला कि नहीं चला? यस मैं क्या सर। बोल रहा हूँ? Yes sir. वेलोसिटी दी हमने, तो वेलोसिटी दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ये टर्म राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों का सम भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बढ़ा, तो टू मेक इट कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीज हो गया। Yes, sir. बस यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। डन? Yes, sir. तो आपको अभी इतना याद रखना है, इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाते, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखना है मैं आपको बता दूं कि इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन प्रेशर शुड बी डिक्रीजेस। आपको ये याद रखना है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसका एक एग्जांपल जो है एप्लीकेशन, वो एटोमाइजर है। एटोमाइजर या उसको हम स्प्रे पंप भी बोलेंगे। सॉरी एप्लीकेशन में है? हाँ, सॉरी एप्लीकेशन के अंदर है या फिर उसी प्रिंसिपल में ही अभी है? यानी वो ये एप्लीकेशन आ गई, अब ये एप्लीकेशन चालू हो गई। प्रिंसिपल तो हमने बोल दिया ना कि प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया, और इसका डेरिवेशन हम नहीं करवाने वाले, वो आपका हो गया है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो स्प्रे पंप की हम बात करते हैं। तो यानी देखो यहाँ पे मैं एक स्प्रे पंप ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पाइप है और ये है एक वर्टिकल पाइप। यहाँ पे एक कंटेनर जैसा है, ये रहा। यहाँ पे हमने भरा है लिक्विड, ठीक है, और यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा। बहुत ही छोटा सा होल है यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा। और यहाँ पे पीछे मैं एक रबर बलून जैसा लगा देता हूं, ऐसा। ठीक है, ये मैंने लगा दी। अब क्या होगा कि अभी ये सिचुएशन में यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यहां पे ये पोर्शन में जो एयर मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेलोसिटी भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। यहाँ पे यानी वो जो रैंडम मोशन होती है एयर मॉलिक्यूल की, वही मोशन होती है। अब क्या करता हूं, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये बलून को मैं यहां से हर साइड से प्रेस करता हूं, ऐसे।
तो प्रेस करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, चेंज होगी मतलब कम होगी या बढ़ेगी? इंक्रीज इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो हियर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, यानी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगा। यस कि नो, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल? यस यस सर। Yes. अच्छा, वही यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो तो उनकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, यस और नो? Yes, sir. यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी, ये v1 ले लूं तो ये v2 जो है वो v2 जो है वो v2 तो कम ही है, यस और नो? उनकी जो रैंडम थी वही है वेलोसिटी। तो ये v2 कम है तो मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यानी क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल ये लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। ये लिक्विड ऊपर चढ़ा, अब जैसे ही लिक्विड ऊपर चढ़ा, अब ये एयर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आया। अब एयर मॉलिक्यूल तो फुल वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो फाइनली ये जो पंप होगा वो स्प्रे कर सकता है, यानी प्रेशर डिफरेंस अप्लाई हुआ। पता चला कि नहीं चला? देखो मैं फिर से आपको बता दूं, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। क्या है कि यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी सेम थी मतलब कांस्टेंट थी। अब मैंने बलून को प्रेस किया, बलून को मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम हुआ। इसकी कंपैरिजन में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो वेलोसिटी कम ही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो ये बलून के कारण बढ़ी। तो वेलोसिटी कम है तो v2 इज लेस, तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये एयर मॉलिक्यूल ये लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, मतलब कि ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, ये एयर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा और फाइनली ये स्प्रे होगा। पता चला? यस सर। तो Yes. ये जो है वो स्प्रे पंप, एटोमाइजर बोलते हैं जिसको, या तो स्प्रे पंप बोलते हैं। तो उसका एक एप्लीकेशन है। अब एक दूसरी एप्लीकेशन है टॉरिसिलिस लॉ। उसकी हम बात करते हैं, टॉरिसिलिस लॉ। एक्चुअली ये टॉरिसिलिस लॉ क्या है वो हम प्रूव करेंगे और फिर उसका स्टेटमेंट देंगे। बट उससे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो इक्वेशन यानी जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली क्या है, तो हम ऐसा लिखते थे बेटा, P1 प्रेशर प्लस रो जी y1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, P2 प्लस, बेटा आप वीडियो ऑन रखो अपना, अगर वीडियो ऑन नहीं रखोगे तो मुझे भी नहीं मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है? चलो, तो यानी ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। अब टॉरिसिलिस लॉ जाने दो, अपने को टॉरिसिलिस लॉ पढ़ना ही नहीं है। मैं क्या बोलता हूं कि आपको जैसे ही ये बर्नौलीज प्रिंसिपल आ गया ना, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हर जगह लगाना आना चाहिए। तो मैं आपको एक केस देता हूं, आपको वो जगह पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाना है। तो वो देखो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि ये एक हमारे पास एक कंटेनर है, ये रहा, ओके, ये कंटेनर है। ये कंटेनर है, ये कंटेनर में यहाँ पे एक स्मॉल होल है। ये स्मॉल होल को हम ओरिफिस बोलेंगे, स्मॉल होल। अब ये कंटेनर में हमने लिक्विड भरा है, तो बहुत सारा लिक्विड हमने भरा है यहाँ पे, यहाँ तक लिक्विड भरा है।
यानी बॉटम से मैंने y2 हाइट तक मैंने लिक्विड भरा है, यानी ये जो हाइट है ये मैं बोल दूं y2, यहां तक मैंने लिक्विड भरा है। और ये जो होल है ना, ये होल की जो हाइट है बॉटम से, वो सपोज y1 है। कितनी हाइट है? y1। ये डिस्टेंस मैं लेता हूं h, ये डिस्टेंस जो है वो h है। मैं आपको 2 पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाने का बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। यहां पे देखो, यहां पे प्रेशर है PO, या PA बोल दो, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसके बाहर एटमॉस्फेयर है। यहां पे एरिया है सपोज A1। अच्छा, यहाँ पे होल होगा तो क्या होगा? एक्चुअली एक कंटेनर है, होल कर दिया, क्या होगा? लिक्विड बाहर आ जाए। गुड, लिक्विड यहाँ पे बाहर आएगा, तो ये लिक्विड बाहर आता है। जो लिक्विड बाहर आता है ना, उसकी वेलोसिटी मैं लेता हूं v2, उसकी वेलोसिटी मैं लेता हूं v1, राइट? जो लिक्विड बाहर आता है उसकी वेलोसिटी v1। वैसे ही यहाँ पे ये पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर मैं लेता हूं P2 इक्वल टू P, यहाँ का जो एरिया है A2 इक्वल टू एरिया लेता हूं A2, और यहाँ पे वेलोसिटी लेता हूं v2। चलेगा? अब आपके पास 2 पॉइंट है, 1 एंड 2। बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाओ 1 और 2 पे। पहले पहले फिगर समझ लो एक बार। देखो, यू हैव अ कंटेनर, उसके अंदर क्या भरा है? फ्लूइड या तो लिक्विड। कितनी हाइट तक भरा है? y2। एक होल है, वो होल कितनी हाइट तक है? y1। यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है, उसकी वेलोसिटी v1। होल का यानी ऑरिफिस का एरिया होता है A1। ऊपर ये कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। पूरे कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A2। यहां पे प्रेशर P है और वेलोसिटी है v2। चलो, बर्नौलीज इक्वेशन, ये इक्वेशन हम यहां पे अप्लाई करते हैं। चलो, कौन करेगा? डॉली, जानी। वीडियो ऑन करो बेटा, और प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। चलो जल्दी बोलो। डॉली, बताओ। चलो आप, ये कौन है जिसको अनम्यूट किया है मैंने? बोलो। Yes, sir. बताओ क्या होगा बेटा? Yes, sir. आप बताओ। यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करते हैं पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में। तो 1 पे पहले प्रेशर, प्रेशर कितना है 1 पे? 1 Pascal. नहीं नहीं, P 1 पास्कल नहीं, ये तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है। Okay. अच्छा, sorry. Yes, sir. आप PA PA. हाँ. Yes. प्लस ये ऑरिफिस की हाइट कितनी है? Y1, sir. गुड, तो रो G y1 Yes. प्लस यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? V1. तो क्या होगा यहाँ पे? 1/2. 1/2 rho V1 square. गुड। चलो, अब इसके बाद आप बताओ RHS में। बताओ बेटा, RHS सर में P2 पॉइंट 2 पे P होगा।
P2 की यहाँ पे क्या होगा P, गुड। P, फिर रो जी y2 होगा, हाँ, क्योंकि इसकी हाइट y2 है, गुड, रो जी y2। फिर हाफ रो v2 स्क्वायर। हाफ रो v2 स्क्वायर, चलो सही बात है। चलो एग्जैक्ट आपने यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करा, ठीक है, आप दोनों ने आंसर मुझे सही दिया, बहुत अच्छे। चलो अब हम जस्ट 2 मिनट, ओके, अब देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाए तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा बेटा, आप बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो देखो, अगर किसी को कोई एक का चैट आया है, मुझे डायग्राम पता नहीं चला भाई, बेटा ये कंटेनर है। अच्छा, किसने मुझे पूछा है, पार्थ, ओके भाई, पार्थ से देखो पता चले तो फिर मुझे चैट कर देना या मुझे बोल देना। ये कंटेनर है, कंटेनर में y2 हाइट तक हमने लिक्विड भरा है और यहाँ पे एक छोटा सा होल हमने रखा है जिसको मैं ओरिफिस बोलता हूं, ये y2 हाइट पे बेटा, ठीक है। और ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट है उसको मैं h बोल दूं। यहां से पानी बाहर निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी है v1। ये ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन है a1। यहाँ पे पूरे कंटेनर का क्रॉस सेक्शन है a2। यहाँ पे जो प्रेशर है p, P2 इक्वल टू P, और यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो है v2। चलो भाई, गॉट इट पार्थ? चलो अब इक्वेशन में ऐसा है कि ये पॉइंट नंबर 1 के पास मैंने बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज किया, तो यहाँ पे पहले P1, तो P1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है PA, तो PA हमने लिखा। फिर रो जी y1, यानी यहाँ पे इसकी हाइट क्या है y1, तो रो जी y1 लिखा, प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v1, तो v1 स्क्वायर, हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे यानी पॉइंट 2 पे प्रेशर P2 इक्वल टू क्या है बेटा P, तो P2 इक्वल टू P। ये हाइट y2 इज इक्वल टू y इक्वल टू, ये हाइट है y2, तो रो जी y2। यहाँ पे वेलोसिटी है v2, तो हाफ रो v2 स्क्वायर। गॉट इट? ओके, चलो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है हमको। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बेटा आप बोलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सर P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 या A1 V1? A P1 V1. A1 होता है बेटा, P1 V1 तो बॉयल्स लॉ होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है ना। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है बेटा, वो तो बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 वाला, तो ठीक है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अगर मैं यहाँ पे V2 को सब्जेक्ट बना देता हूं तो V2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 इंटू V1 हो जाएगा। चलेगा बेटा, यहां तक पता चला आपको? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो, अब मैं क्या बोला हूं, ये जो A1 है ना, यहाँ पे A1, ये एकदम छोटा सा होल है, छोटा सा। और A2 मतलब पूरी पानी की टंकी, जैसे ये पूरा बड़ा वाला रूम है ना, आप लोग जो रूम में बैठो इतना, तो A2 इज A1 इज वेरी वेरी लेस देन A2। यस और नो? डन?
थंब रेज करना भैया। ओके, तो a1 बाय a2, यहाँ पे a1 बाय a2 क्या आएगा, तो a1 अपॉन a2 इज वेरी 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 लेस देन 1। चलेगा? अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 0 ले लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली 0। अब क्यों अप्रोक्सीमेटली मैंने 0 ले लिया? अप्रोक्सीमेटली a1 बाय a2 अप्रोक्सीमेटली मैं लेता हूं 0। अच्छा, मैं आपको बताऊं कैसे। आपके सामने एक पानी की टंकी है, पूरी कांच की है, ठीक है, छोटा सा होल कर दिया, साइड में छोटा सा एक होल कर दिया, उसमें से पानी निकल रहा है, तो पानी तो फुल फोर्स से निकलेगा, यस और नो? यानी ये आपको V2 तो आपको, सॉरी V1 तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, ये रही V1 तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। अब पानी का लेवल जो नीचे आ रहा है ना, वो वेलोसिटी है V2। तो क्या आप वो पकड़ पाओगे कि कितना नीचे आ रहा है, कितने टाइम में कितना नीचे आ रहा है? क्योंकि बहुत देर लगेगी, बहुत देर। क्यों? क्योंकि जो पूरी टंकी का एरिया है वो बहुत ज्यादा है और होल बहुत छोटा। तो पानी जो नीचे आ रहा है ना, पानी का लेवल जो नीचे आएगा, तो वो आप देख ही नहीं पाओगे, आप वो गिन ही नहीं पाओगे। यानी इतना धीरे धीरे आएगा कि वो वेलोसिटी आपको अप्रोक्सीमेटली 0 लेनी पड़ेगी। तो V2 हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0। यानी देखो, a1 बाय a2 0, अगर ये 0 है तो अप्रोक्सीमेटली V2 को हम ले लेते हैं 0। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट? चलो, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमने क्या ले लिया, 0। तो जस्ट अ मिनट, अप्रोक्सीमेटली V2 को हमने ले लिया 0। जब बेटा V2 को हमने 0 ले लिया तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो अब क्या होगा, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये टर्म ये साइड गया तो P माइनस PA प्लस ये टर्म भी ये साइड चला गया तो रो जी Y2 तो ऑलरेडी है, रो जी Y2 माइनस रो जी Y1, यानी P माइनस PA प्लस रो जी कॉमन Y2 माइनस Y1। अच्छा, फिगर में आप देख सकते हो कि Y2 माइनस Y1 एग्जैक्टली क्या है। फिगर में आप देख सकते हो कि क्या है Y2 माइनस Y1 बेटा। तो ये फिगर में आप देखो कि Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H, यस और नो? यस सर। यहाँ पे Y2 में से Y1 गया तो क्या होगा बेटा, H। तो यहाँ पे Y2 माइनस Y1 हो जाएगा H। तो Y2 माइनस Y1 तो यहाँ पे है H। तो फाइनली हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस PA प्लस रो GH। तो मतलब कि V1 स्क्वायर का आंसर देखो, 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों जगह, 2P माइनस PA और रो नीचे जाएगा मतलब डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय रो प्लस 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 रो GH डिवाइडेड बाय रो। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो V1 का आंसर क्या होगा, तो जो V1 का आंसर होगा बेटा, जस्ट अ मिनट, तो जो V1 का आंसर होगा तो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2P माइनस PA डिवाइडेड बाय रो
प्लस 2GH। ठीक है, अगर देखो इफ जो इंटरनल प्रेशर है P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन PA, तो अगर P ज्यादा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन PA, तो ये टर्म बहुत ही बड़ा होगा, यस और नो? तो आप 2GH को निग्लेक्ट कर सकते हो, ये टर्म बहुत ही बड़ा टर्म होगा तो आप 2GH को निग्लेक्ट कर सकते हो। तो V1 होगा अंडर रूट ऑफ 2 P माइनस PA बाय रो। बट अगर अब देखो, अब टॉरिसलिस लॉ आता है, अगर V1, अगर टैंक ओपन है, यानी ये जो टैंक है ना, यहाँ पे जो हमने टैंक ड्रॉ करी है, वो टैंक सपोज ओपन है, यहाँ पे जो टैंक है वो ओपन है, तो क्या होगा बेटा? तो P2 क्या होगा? अगर टैंक ओपन होगी तो P2 क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर ये टैंक ओपन है तो P2 क्या होगा? इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो P2 इक्वल टू PA होगा, यस और नो? यस सर। तो P2 इक्वल टू क्या होगा? PA। तो P2 इक्वल टू होगा PA, तो P इक्वल टू होगा PA। तो ये केस में ये टर्म, ये पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। तो V1 का आंसर क्या होगा? तो V1 का आंसर होगा अंडर ऑफ 2GH। चलेगा? ये टॉरिसलिस प्रिंसिपल बताता है, टॉरिसलिस लॉ बताता है। अच्छा, ऐसा इक्वेशन आपने कहीं देखा है? काइनेमेटिक्स में देखा होगा आपने। यस सर। देखो, ये इक्वेशन में हम ऐसा बोल सकते कि अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पे है और वो फ्री फॉल मोशन करता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कितनी वेलोसिटी गेन करेगा? तो v² माइनस v0² इक्वल टू 2GD 2GH। फ्री फॉल मोशन है तो v0 क्या होगा? 0। तो v² का आंसर क्या होगा? 2GH, यानी v का आंसर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2GH होगा। तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कुछ सेम आ रहा है। यस सर। इट इज टॉरिसलिस लॉ। अब मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस एट डेप्थ h, तो यानी देखो यहाँ पे डेप्थ कितनी है बेटा? h डेप्थ पे यहाँ पे ओरिफिस आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2GH। उसकी वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2GH। जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, उसकी वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट ऑफ 2GH is same as the velocity of freely falling body, velocity gained by the freely falling body from height h। मतलब कि h वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो वो जितनी वेलोसिटी गेन करता है उतनी ही वेलोसिटी h डेप्थ के नीचे एक छोटा सा ऑरिफिस होगा, होल होगा, तो होल में से जो लिक्विड बाहर आएगा वो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। पता चला आपको? देखो यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर हम लिखे तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड coming out from the orifice, coming out from orifice
at depth h, at depth h, depth h is same as velocity gained by object which is doing free fall motion. Velocity gained by freely falling object, velocity gained by freely falling object from height h, पता चला आपको? Yes, sir. मतलब कि h डेप्थ के नीचे एक छोटा सा होल है जिसको ओरिफिस बोलेंगे, वहां से जो लिक्विड बाहर आएगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे h डेप्थ के यहाँ से ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, उससे h डेप्थ पे यहाँ पे छोटा सा होल है, वहां से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट at height h, velocity gained by free falling object at height h, यानी ये यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा? 2gh, तो ये भी आया अंडर रूट ऑफ 2gh। पता चला बेटा? गॉट इट? Yes, sir. पक्का? श्योर? यस सर। यहाँ पे आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझे बताओ, थंब रेस कर दो वरना। चलेगा? तो यानी एक्चुअली ऐसा है यहाँ पे कि टॉरिस-सिलीज लॉ ऐसा बोला कि यहाँ पे एक टैंक है, h डेप्थ पे एक होल है, वहां से वैलो लिक्विड बाहर आता है, उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करी, तो वो कितनी मिली? अंडर रूट ऑफ 2gh। अच्छा, अगर सोचो कि ये होल बड़ा, अगर ये हाइट या डेप्थ अगर ज्यादा होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक बॉटल है, ये पानी की बॉटल है, ये रही। अगर क्या होगा कि अगर आपको होल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होल होगा तो लिक्विड यहाँ तक आगे जाएगा, ठीक है, और होल थोड़ा ऊपर होगा तो लिक्विड यहाँ तक ही आगे जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो डेप्थ है ना, ये फ्री सरफेस है, डेप्थ ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये थोड़ा आगे गिरेगा। यहाँ पे जो डेप्थ है वो कम है तो वेलोसिटी कम होगी, तो लिक्विड थोड़ा इससे पीछे गिरेगा। पता चला आपको? एक मिनट सर, P2 और P में क्या फर्क है? भाई P2 मतलब यहाँ पे प्रेशर, उसी को हमने P ले लिया है, देयर इज नो एनी डिफरेंस, P2 P दोनों सेम ही है। यानी पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर P1, पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर P2, वो कितना है? सपोज P जितना। पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर P1, वो P1 इक्वल टू हमने लिया PA, और पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर P2, P2 हमने लिया P। सिंपल। पता चला आपको? यस सर। यानी हमने यहाँ पे देखो, पहले तो बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज किया। यहाँ पे हमने लिया कि ये जो वेलोसिटी है v2, तो v2 बहुत जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी?
बहुत ही कम आएगी, मतलब 0 आएगी अप्रोक्सीमेटली। क्यों 0 आएगी? क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत बड़ा है और ये A1 बहुत छोटा है, तो A1/2 बहुत ही छोटा होगा। लेट अस टेक अप्रोक्सीमेटली 0, तो V2 भी आपको मिला यहाँ पे 0, यहाँ पे V2 भी आपको मिला क्या? 0। तो यानी ये फॉर्मूला में V2 हमने 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, बाकी सब ये साइड गया। फिर हमने V1 को सब्जेक्ट बनाया, तो हाफ V1 रो V1 स्क्वायर P माइनस P रो जी Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1 को हमने बोल दिया H, V1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया, रो नीचे गया, 2 ऊपर गया, अंडर रूट, यहाँ पे दो ऑप्शन, अगर P वेरी वेरी ग्रेटर देन P है तो ये टर्म 0 आएगा, और अगर P इज इक्वल टू टैंक अगर ओपन है, तो ओपन टैंक है तो P इक्वल टू P है, यानी ये जो टैंक होगी यहाँ पे जो प्रेशर हमने लिया था P2 बरोबर, अगर टैंक ओपन है तो यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर होगा, तो मतलब P2 इक्वल टू आएगा PA, यानी P2 हमने लिया था P और वो PA जितना होगा, तो ये PA कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो फाइनली अंडर रूट ऑफ 2GH। और ये जो वेलोसिटी है ये किसकी वेलोसिटी है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h। अच्छा, अब ये जो छोटा सा यहाँ पे जो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड को हमने एक नाम दे दिया है इफ्लक्स। तो लॉ का स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस एट a depth h is same as velocity gained by freely falling object from height h। इसको हमने सिर्फ नाम दे दिया इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब क्या? जो लिक्विड बाहर आ रहा है होल में से उसको इफ्लक्स, और वो जो होल है उसको हमने ओरिफिस बोला। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ओरिफिस at a depth h is same as velocity gained by freely falling object from height h। चलेगा बेटा? इसमें कोई डाउट बेटा? नो डाउट। मैं 1 मिनट 2 मिनट यहाँ पे वेट करता हूँ, कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये पूरा जो टॉरेसिलिस लॉ है वो हमने यहाँ पे देख लिया, यानी ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का हमने यूज किया, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस। बट एक काम करो, अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट और है। एक काम करते हैं ना, आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर देते हैं, फिर न्यू टॉपिक अभी नहीं लेंगे। बताओ, हैव यू एनी डाउट बेटा? डन? ओके, चलो तो बेटा मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने देखा टॉरेसिलिस लॉ एंड एटोमाइजर, राइट? जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक, Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा। Bye, sir.